हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी बिस्ट। हम अपने सिविक्स के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने डिफिनेशंस जो है डेमोक्रेसी की उसको डिस्कस किया था। तो उस डिस्कशन के थ्रू हमने ये जाना था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके आप देख सकते हैं कोई भी आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे उसके 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर रूलर्स, दूसरा इलेक्शन, तीसरा द पीपल एंड चौथा द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आखिर और कौन कौन सी बातें हैं। तो डिफिनेशंस देखने के बाद हम ये डिस्कशन करेंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है तो उस डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। यहां पे हमने जो बात की द इलेक्टेड बाय द पीपल कहने का मतलब ये हुआ द मेजर डिसीजन इज टेकन बाय द रूलर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो रूलर होते हैं कंट्री के उनके पास क्या होती है ना कि डिसीजन लेने की जो होती है फाइनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये जो फाइनल अथॉरिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पीपल्स हैं उन्होंने वोट दे के एक लीडर का चुनाव किया है और इस लीडर के पास ये अथॉरिटी है कि वो फाइनल डिसीजन ले सकता है कि पावर का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज का जो मिसयूज होता है बेसिकली इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। जैसे कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1919। He overthrew a democratic elected government and declared himself as a chief executive of the country. Later, the changed his decision to the president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and the democratic activists said that the referendum was based on the malpractice and fraud. तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, तो जो भी आपका फाइनल डिसीजन लेने की बात होती है वो जो होती है एक ऑथराइज पीपल के पास होती है और वो ऑथराइज पीपल जो होता है लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। तो पाकिस्तान में देखते हैं कि 1919 में उन्होंने क्या किया था कि मिलिट्री कॉप के द्वारा, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्लेस किया और खुद शासन करने लगे। जहां पे 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया। तो एक यहाँ पे वर्ड आता है रेफरेंडम, तो हम ये बात समझेंगे कि आखिर ये रेफरेंडम क्या होता है। तो रेफरेंडम करने का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का चुनावी प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो रेफरेंडम इज अ फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल इन द फॉर्म ऑफ यस नो क्वेश्चन। इसको हम हिंदी वर्ड समझेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जनमत संग्रह बोला जाता है। सिंपल वर्ड देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि पूरे पॉपुलेशन के से एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब यस या नो में होगा और उसी पे गवर्नमेंट पीपल जो होते हैं वो वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 1 या 2 साल पहले ब्रिटेन जो था यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, जिसको हम लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। इसके लिए भी उन्होंने क्या किया, लोगों से जनमत संग्रह करवाएं और यहाँ पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग की। तो यहाँ पे जो भी पीपल्स होते हैं वो यस या नो में जवाब देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2002 में परवेज मुशर्रफ ने यस या नो में ही सवाल पूछे थे कि दे वांट टू बी द प्रेसिडेंट, ठीक है, एज अ परवेज मुशर्रफ और नॉट। तो यहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम जो कराया उसके थ्रू इनको ऑथराइजेशन मिला कि ये अपने रूल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। बाद में ये पता चला कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि रेफरेंडम जो था वो फ्रॉड था और उस पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था। ठीक है, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट amended the constitutions of the Pakistan.
According to this order, the president can dismiss the national and province assembly. The work of the civilian cabinet is suppressed by the National Security Council, which is dominated by the military officers. After passing this law, election was held to the National and Provisional Assembly, so Pakistan has had elections. Elections representatives have some power, but the final power rests with the military officers and the General Pervez himself. तो देख सकते हैं उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, जिसके थ्रू उनको बहुत ही ज़्यादा पावर मिल गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वायलेशन किया गया है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग परवेज मुशर्रफ को मिली थी वो बेसिकली गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक पीपल्स के द्वारा, या बोल सकते हैं वहाँ की आम जनता के द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द गवर्नमेंट अंडर द मुशर्रफ इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट let us focus on the one thing. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representatives to the National and Province Assembly, but those elected representatives are not really the rulers. तो देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने वोटिंग की रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, वो जनरल असेंबली या प्रोविंस असेंबली में गए, बट वो एक्चुअल रूलर नहीं है। तो रूलर कहने का मतलब ये हुआ कि जो एजुकेटिव्स जो हैं, जिनके पास पावर है गवर्न करने की, उनको हम रूलर्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स, दे आर द एक्चुअल रूलर्स। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब जो हम बात करेंगे इसके दूसरे फीचर्स की। दूसरा फीचर जो है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ये देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास एक फुल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, ना कि गवर्नमेंट उनको फोर्स करे कि आप इस रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करिए। अब एग्जांपल हम देखेंगे चाइना की। तो इन चाइना द इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर द एवरी 5 years फॉर द इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड क्यूंगिनो रैन मियो डियाबियो देहोई नेशनल पीपल कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। The National People Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. Before contesting election, a candidate need approval of the Chinese Communist Party. इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Before contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or the 8 small parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the Communist Party. तो जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा, तो चाइना के एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि जो चाइना में जो है आपका इलेक्शन होते हैं, हर एक 5 साल के बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट चूज होते हैं। बट ये चूज करने का जो प्रोसीजिंग होता है, चाइना के 3000 जो मेंबर होते हैं, यानी कांग्रेस मेंबर जो होंगे, वो ऑल ओवर चाइना से चूज होके आते हैं और वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो उनके चुनने से पहले क्या होता है कि जो 3000 मेंबर हैं, क्या वो फ्री एंड फेयर वे में चुनाव लड़े या चुनाव उन्होंने जीता, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चाइना के एक पहला रूल्स ये है कि अगर आप चुनाव में भाग लेते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ की जो पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी अपोनेंट अगर होगा तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको ऑथराइज नहीं करेगी कि ये व्यक्ति क्या करे,
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो सिंपल सी बात है, दूसरी पार्टी के लिए ऑप्शन ही नहीं है कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं पीपल्स के पास कि वो दो से ज़्यादा लोगों में चुनाव कर सकें। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती है या ऑप्शंस नहीं होते हैं कि दो से ज़्यादा लोगों में वो चुनाव कर सके। तो क्लियरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो इलेक्शन हो रहे हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, जो कि मैक्सिको का है। Since its independence in 1930, Mexico holds elections every 6 years to elect its president. The country has never been under the military or the dictator rules, but until 2000s, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposition's parties did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use the many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government office had to attend its party meeting. तो देख सकते हैं मैक्सिको की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्टी है PRI। यहाँ पे चुनाव होते हैं, बट PRI के द्वारा डर्टी टिक्स अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो डर्टी टिक्स में पहला होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पार्टी फंक्शन अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि सारे के सारे जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पार्टी भक्ति सिखाई जाती है, यानी दे आर जस्ट अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। दूसरा होता है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, दे आर मैनेजिंग द होल मीडिया। Then the whole media is just ignore the activity of the opposition political party except to the criticize them. Sometimes the polling booth are the shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their vote. The PRI spent a large sum of money in the campaigning for its candidate. तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, कैंडिडेट भी है, अपोजिशन कैंडिडेट भी है। चाइना में अपोजिशन कैंडिडेट नहीं है, बट यहाँ पे आपका अपोजिशन कैंडिडेट हैं। इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं, इसके बावजूद भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो इसका रीज़न ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने पूरे गवर्नमेंट को यूटिलाइज किया अपने इलेक्शन को जीतने में। तो देख सकते हैं कि बेसिकली उन्होंने मीडिया मैनेज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैनेज किया, और इस तरह से PRI पार्टी जो थी मैक्सिको में लगभग 2000 से लगातार जीतते आ रही है, जिससे कि उन्होंने पूरे के पूरे कैंपेन को मैनेज किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दे आर द नॉट अ गुड साइन फॉर अ डेमोक्रेसी, because in democracy we must see that the elections or the people have a right to choose their representatives according to their want, not they supposed to choose a particular leader. तो इस तरह से हमने दो टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया। पहला क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो है रूलर्स कौन हुए, दूसरा आपका फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या हुआ। तो दो टॉपिक हमने क्लियर की। अब इसके अलावा दो टॉपिक और बच जाते हैं, वो होता है द पीपल एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं द पीपल्स कहने की बात आती है कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो आखिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? ईच एडल्ट सिटीजन्स कहने का मतलब होता है कि वे सारे के सारे सिटीजन्स जिनकी एज जो होती है 18 ईयर्स क्रॉस कर जाती है और उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो दे हैव ऑथराइज टू गिव देयर वोट। और उनकी वोट की जो कीमत होती है, ईच वोट हैव अ इक्वल पावर और वैल्यूज
जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आप देखेंगे कि फ्रांस में जनरल असेंबली हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें 3 कास्ट के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और हर एक कास्ट को एक वोट ही दिया जाता था। यानी कि जैसे अगर आप मान सकते हैं फर्स्ट क्लास पीपल जो थे, सेकेंड क्लास पीपल और थर्ड क्लास पीपल, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में जितने भी मेंबर होंगे 300 मेंबर आते थे, सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर आते थे और थर्ड स्टेट से वहाँ पे 600 मेंबर आते थे। बट हर एक स्टेट को एक ही वोट दिए जाते थे, यानी कि 300 अगर मेंबर हैं फर्स्ट स्टेट के तो उनको एक वोट का अधिकार है, ठीक है, वो एक ही वोट करेंगे। 300 मेंबर जो सेकेंड स्टेट से आते हैं उनको भी एक ही वोट का अधिकार मिलता है और थर्ड स्टेट वाले जो 600 आते हैं उनको भी एक ही वोट का अधिकार होता है। तो जनरली यहाँ पे देख रहे हैं कि जनसंख्या भले कितनी हो, डिफर है, बट वोट की वैल्यूएशन जो है उनकी एक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनकी वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेन जो वोट करता है उसकी वोट की कीमत 2 मानी जाएगी और जो वुमेन्स वोट करती हैं उनकी वोट की कीमत वैल्यूएशन जो है 1 मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होते। जैसे कि सऊदी अरबिया में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट ऑफ वोट, यानी रशियन माइनॉरिटी हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल फिजी से आता है, द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच अ वे दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैव मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, यानी वहाँ के जो नेटिव होते हैं उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि उन्होंने एक वोट डाला, उनकी वोट जो है 2 टाइम्स काउंट की जाएगी, यह हो सकता है उनकी वैल्यूएशन 2 होगी, ठीक है। और दूसरा जो इंडियन फिजियन है उनकी वोट की काउंट 1 है तो 1 ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही कंट्री के डिफरेंट टाइप के पीपल को डिफरेंट टाइप वैल्यूज जो है वोट की दी गई है। तो ये जो किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, इसका अपोज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईच पीपल हैव अ राइट टू वोट एंड देयर वोट इज इक्वल विथ ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हमने फॉर्म को देखा। चौथा है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यानी कि जो भी रूलर्स होते हैं या गवर्नमेंट होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशंस की संभावना या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे अधिकार गवर्नमेंट को दिए गए हैं उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट उस पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। यही होती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है। जैसे कि जिम्बाब्वे अटेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज बीन द रूल बाय JNUP, the party that lead the freedom struggles. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since the independence. Election has been held regularly and always won by JNUP-PF. President Mugabe is popularly but also used unfair practice in elections. Over the year, his government has changed the constitutional several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meeting disturbed. Public protesters and the demonstrations against the government are declared illegal. This is a law that limits the right to criticize the president. The television and the radio are controlled by the government and give only the ruling party visions. There are independent newspapers, but the government harassed those journalists who gave against it. The government has ignored some court judgment that went against it
एंड प्रेशराइज्ड जज। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं जिम्बाब्वे में जो बात हो रही है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत सारे चेंजेबल किए गए और प्रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई। तो ये जो पावर मिली है प्रेसिडेंट को, ये बेसिकली क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को डिनाई करती है, जो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मुगाबे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी अपोजिशंस थे इनके विरुद्ध उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव किए गए, रूल्स बदले गए अपने अनुसार, जो कि आपके फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ होते हैं। दूसरी आप देख सकते हैं द अपोजिशन पार्टी आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, बट बहुत सारे जो आपके नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यहाँ पे उनको अपोजिशन को अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं मैक्सिको की, हम बात करेंगे यहाँ पे जिम्बाब्वे की, दोनों कंडीशन में देख सकते हैं अपोजिशन होती है बट अपोजिशन को वहाँ पे सप्रेस कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा, पीपल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि उनको कोई भी फंक्शंस नहीं कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो के पास अनएक्सेप्टेड ज़्यादा पावर है उनका अपोज वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होनी चाहिए, ठीक है, जो इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी भी गवर्नमेंट में ये सारे के सारे 4 फीचर्स जो है बेसिकली अगर अवेलेबल हैं तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ प्योरली एंड ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर नहीं है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। थैंक यू। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टीज। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।